मेरे सभी बच्चों को शुभाशीर्वाद, स्नेहाशीष। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे सभी बच्चे बहुत हैप्पी होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में और या सेशन में हमने देखा था टीएस और एलएस, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य काट। आज हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र देखेंगे। यानी बेटा जी, अभी तक आपने जितने भी संरचनाएं देखा ना, उन सबको मैं इकट्ठा करने वाला हूं और फिर उसको समझाने वाला हूं, है ना। आप तो भली बात ही जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को डायग्राम पे बहुत फोकस करना है, बाकी नोट्स में सारे डिटेल्स आपके लिखे रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, और फिर उसके बाद देखेंगे 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स जिसको हम सहायक ग्रंथियां बोलते हैं, यानी मेल एक्सेसरी ग्लैंड, नर सहायक ग्रंथियां। तो सबसे पहले बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अगर आपको आपके परीक्षा में पूछे कि नर जनन तंत्र का एक साफ सुथरा नामांकित आरेख या चित्र बनाएं, तो आपको यही बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो ये बेटा जी कहानी शुरू होता है यूरिनरी ब्लैडर से, यानी जिसको हम लोग मूत्राशय बोलते हैं। हालांकि ये जो मूत्राशय है ये जननांग नहीं है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ होता है तो हमें इसको भी दिखाना हमारी प्राथमिकता है। तो आइए हम लोग पहले यूरिनरी ब्लैडर बनाएं। यूरिनरी ब्लैडर बनाने के बाद अब हम इसको जोड़ेंगे, है ना। अब हम इसको जोड़ेंगे। अब मैं दूसरे कलर से भी दिखाऊंगा बेटे, ताकि आपको हर बात भली भांति समझ में आ जाए। यानी इस मूत्राशय से जो नलिका निकलेगा, नली निकलेगा, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। मैं उसको दिखाता हूं रेड कलर में, मैं उसको लाल रंग में, इतना मोटा नहीं होता, बट चूंकि आपको मुझे एकदम साफ दिखाना है तो बनाना तो पड़ेगा ना बेटा। और यहां आकर के ये थोड़ा बैलून लाइक बनता है और फिर ये यूं हो जाता है। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद यहां ये तो यूरेथ्रा हो गया, मूत्र मार्ग हो गया। करेंगे, लेबलिंग करेंगे, पहले आपको अच्छे से समझ लेना है। यहां से बेटा इनके शुरू होते हैं मसल्स, है ना। इनके मसल्स शुरू होते हैं और ये मसल्स कुछ यूं यहाँ पे होता है और फिर यूं होता है, और इधर भी यूरेथ्रा को चारों ओर से फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको आप कहते हैं तंतुमय संयोजी ऊतक से घिरा हुआ होता है। यहाँ आएगा, यहाँ थोड़ा ऐसे रहेगा फुला हुआ, और फिर यहाँ आकर के ऐसे होगा। है ना। और या इसको आप इसमें जोड़ दें, इसमें जोड़ दें, और यहाँ मैं इसको ऐसा मत समझिएगा कि ये ब्लू कलर का होता है। ये मैं कलरफुल इसलिए दिखा रहा हूँ, आप जानते हो ना कि मैं डायग्राम पे कितना जोर देता हूँ, क्योंकि डायग्राम ही इस 2 चैप्टर का, सेकंड और थर्ड चैप्टर का बेस है। आपको यही डायग्राम बनाना है, आपके नोट्स में भी खूब अच्छे से बने हुए हैं, आपको ये ध्यान देना है ना। अच्छा, ये भाग कहलाता है पीनिस, जिसको हम कहते हैं सिस्म।
और ये मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, या जिसको आप मैथुनांग बोलते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद बेटा जी इस पे होता है स्किन, है ना, इस पे स्किन होता है, और इसके स्किन को जो यहाँ पे आप फूला हुआ भाग देख रहे हो, इसको बोलते हैं प्रीप्यूस या फोरस्किन। क्या बोलते हैं इसको? प्रीप्यूस या फोरस्किन। शिश्नाग्र बोलते हैं इसको, सब करेंगे हम लोग, डोंट वरी। अच्छा, इसके ठीक यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे अब यहाँ से ग्लैंड होगा, वो ग्लैंड मैं दिखा दूँ आपको कि यहाँ पे एक अखरोट के जैसा ग्लैंड होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बोलते हैं मेरे लाल पीलो? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आपको अब तक दिख रहा होगा, सर ये तो दो बना दिए आप, लेकिन होता एक ही है। फिर आप दिमाग लगाएंगे अपना बच्चा वाला दिमाग, सर को तो कुछ बोल, अरे बौधा बौधी, मान लो कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, अब बीच में हम रख दिए पेन, तो मेरा क्या हाथ दो हो गया? दो नहीं ना, तो ये पीछे है, अगर इसको कोई अवरोध कर रहा है तो दो पार्ट तो दिखेगा ना, ये समझा करो बात को। तो ये जो ग्लैंड है वो यूरेथ्रा के पीछे होता है, तो चूंकि यूरेथ्रा बीच में आ गया है तो ये तो दो भाग में दिखेगा, लेकिन होता नहीं है दो भाग में, एक ही होता है। किस के आकार का होता है? डोनट शेप, मतलब अखरोट के आकार का होता है। समझ में आया? ये ग्लैंड हो गया। ये क्या स्रावित करेगा वो आगे चर्चा करेंगे हम, है ना। ये एक ग्रंथि हो गया, एक ग्लैंड हो गया, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक ना। अच्छा ना, मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं भाई, मेरे बच्चे खूब समझते हैं बात को। अब बबुआ, इसके नीचे कुछ खाली रहता है, और फिर यहाँ पे बल्ब जैसे संरचना निकलते हैं, बल्ब जैसे संरचना निकलते हैं। इस बल्ब जैसे संरचना को, यानी यह भी ग्रंथि है, इसको बोलते हैं या तो काउपर्स ग्लैंड या तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये एक पेयर होता है ना। ओके, अच्छा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। अब यहाँ पे दो ही ग्रंथि होते हैं, अब एक ग्रंथि जो होगा, अब इसको हम कनेक्ट करेंगे। वैसे आपको ये दिखाने की दरकार नहीं है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। क्या बेटा? क्योंकि ये जो जुड़ा रहता है, ये यूरेटर से जुड़ा रहता है किडनी से। यानी यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ऑफ कोर्स किडनी में होता है। और ये दोनों किससे जुड़े होते हैं? किडनी से जुड़े होते हैं, वृक्क से जुड़े होते हैं। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम है तो मैंने दिखा दिया, आपको एग्जाम में इसको दिखाने की दरकार नहीं है। अब आइए हम इसको जोड़ेंगे टेस्टिस से। तो मैं यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। मैं जितना दूर करके दिखा रहा हूँ ना बेटे, इतना दूर ये नहीं होता, क्योंकि ये जो पेनिस है ये एब्डोमिनल कैविटी में लटके हुए होते हैं, और यही ये इतने दूर नहीं होते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, लेकिन अगर मैं दूर नहीं दिखाऊंगा तो आपको फिर समझ नहीं आएगा क्लियरली, समझे ना। वन पेयर ऑफ टेस्टिस हो गए, वन पेयर ऑफ टेस्टिस हो गए। आई मीन स्क्रोटम है ये, जिसको आपने वृषण कोष बोला था। इस वृषण कोष में क्या होगा? अरे भाई वृषण होगा, और कौन होगा? यह नारंगी थोड़ी होगा। कौन होगा? वृषण कोष नहीं, वृषण होगा। ये तो वृषण कोष है ना आपके स्क्रोटम। ये टेस्टिस हो गए। बाबू यहां अंदर में कौन होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देख चुके हो तुम, जिसको तुम शुक्र जनन नलिका बोले। अगर आपसे पूछे कोई कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है, शुक्र यानी शुक्राणु का निर्माण कहां? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्र जनन नलिका को आपने क्या बोला था? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला था। किसका? होली दिवाली का? अरे नहीं, वृषण का। तो
उसके बाद क्या देखा था बेटा आपने, यहां से एक गुंबद नुमा संरचना निकला था जिसको आपने एपिडिडाइमिस बोला था, अधिवृषण बोला था, समझना बात को। फिर ये अधिवृषण कुंडलित हो करके, ये मैं पहले इसको दिखा लो, कुंडलित हो करके ऊपर चला जाता है। अब इसको क्या बोला था आपने, अरे भाई वास डिफरेंस बोला था आपने, या इसको आपने हिंदी में क्या बोला था, शुक्रवाहिनी। ओके, तो एपिडिडाइमिस हो गया ये पार्ट एपिडिडाइमिस हो गया। मैं एपिडिडाइमिस को दूसरे कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आसानी हो बेटा जी। यहां तक क्या हो गया, एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण। अधिवृषण के 3 भाग थे, ये हेड यानी शीर्ष भाग, ये बॉडी यानी काय, और सबसे लास्ट में टेल पार्ट यानी पुच्छ भाग। और ये नलिका यानी जो आपका एपिडिडाइमिस है, ये वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी के रूप में ऊपर चल दिया। यानी सबसे पहले स्पर्म कहाँ बनेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फिर कहाँ आएगा एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण में, फिर कहाँ आएगा वास डिफरेंस में, शुक्रवाहिनी में आएगा। अच्छा, अब देखते रहिएगा, ये ऊपर जाएगा। कहाँ, पतंग उड़ाने? अरे नहीं, कुंडलित होता है, पतंग क्यों उड़ाएगा ये। अब क्या होता है बेटे, ये ऐसे मुड़ेगा। जब मुड़ेगा ना, समझिएगा, जब ये मुड़ेगा ऐसे करके, तो ये क्या होता है, इसको मैं इस पे दिखाऊंगा तो ये मत समझिएगा कि ये नली यूरिनरी ब्लैडर के अंदर घुस गया, नहीं, उसके ऊपर भी। अरे यार, अगर मैं ऐसे इसको दिखाऊंगा तो आप क्या समझोगे, इसके अंदर घुस गया, नहीं ना, इसके ऊपर है। तो वही ये जो अब आपका वास डिफरेंस है यानी शुक्रवाहिनी है, ये क्या करेगा, ये नीचे आएंगे और नीचे आते हुए कहाँ चले जाएंगे, ब्लैडर के पास। ब्लैडर के पास फिर कहाँ आ जाएंगे, अरे भाई ये देख ही रहे हो कहाँ आ गए, यूरेथ्रा में आ गए। यस, यूरेथ्रा में आ गए। ए बाबू, यूरेथ्रा में आने के बाद यहाँ से एक और नलिका होता है, वो कौन है भैया, तो वो है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन है, वो है, समझो, वो है, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, है ना, शुक्राशय। इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऐसा नहीं कि एक बना के छोड़ देना, तो है ना, इधर भी आप दिखा सकते हो। वो सारी चीजें आप इधर भी दिखा सकते हो भैया। यहां ऐसे करो, फिर ये एपिडिडाइमिस हो गया, फिर ये भाई साहब मुड़े ऊपर चले आए। अब ये क्या कहला गए, वास डिफरेंस, है ना, वास डिफरेंस कहला गए, यानी शुक्र वाहिनी कहला गए। उसके बाद ऊपर जाएंगे, थोड़ी देर पतंग उड़ाएंगे, मार देंगे, लिख मत देना पतंग उड़ाएंगे। फिर ये मुड़ेंगे, मुड़ने के बाद यूरिनरी ब्लैडर को हालचाल पूछेंगे, कैसे हो, हालचाल पूछते हुए, और फिर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर, देख रहे हो कितना इजी डायग्राम है, तब इतना इजी डायग्राम तो हमने देखा नहीं आज तक। बबुआ, यहाँ से जो निकलेगा ग्लैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसिकल। इधर भी। तो क्या मुझे बताने की जरूरत है कि ये कितने होते हैं, अरे पेयर्ड होते हैं, एक जोड़ी, दिख तो रहा है। अच्छा, चलिए, अब बबुआ एक चीज और बना लीजिए, फिर काम खत्म। आप चाहें तो इसको और सजा सकते हैं भैया, ये आपके श्रद्धा पे निर्भर करता है कि आप कितना डायग्राम में, लेकिन डायग्राम में आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। नोट्स में तो सब कुछ रहेगा, लेकिन याद तो आप ही को करना है ना। चलिए, अब देखो बेटा कितने ग्लैंड हो गए और क्या क्या चीजें हो गए। हम लोग लेबलिंग कर ले। अच्छा, इसको हमने क्या बोला, स्क्रोटम यानी वृषण कोश यानी स्क्रोटम, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, टेस्टिस
यानी वृषण, वृषण, ठीक है। वृषण के अंदर क्या था ये नहीं दिखाना है आपको, ये हमें पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्रजनक नलिका होते हैं, उसमें स्पर्म बना, ठीक है। अभी हम आपको स्पर्म का पाथवे भी बताएंगे, पूछा जा चुका है एग्जाम में कि स्पर्म का पाथवे बताइए कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो वो भी हम आपको एक एस्टेरिस्क भी देंगे, डोंट वरी, है ना बाबुआ। ये हो गया टेस्टिस। नाउ अब ये जो गुंबद नुमा आकृति है इसको हमने क्या बोला था बाबू मेरा, इपीडीडाइमिस यानी अधिवृषण। क्या बोला था, अधिवृषण। आपको याद है ना बेटा कि अधिवृषण में जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्रजनक नलिका में शुक्र का निर्माण हुआ था, तो निर्माण होने के बाद वो वासा एफ्रेंसिया के द्वारा कहाँ आ गया था, रेटेटेस्टिस और वासा एफ्रेंसिया के द्वारा कहाँ आ गया था, अधिवृषण में। अधिवृषण में 18 से 24 घंटा स्पर्म रहता है और कार्यात्मक या क्रियात्मक परिपक्वन प्राप्त करता है और फिर कार लेता है और यहाँ से कहाँ जाता है, वास डिफरेंस में। तो अब इसको क्या बोलेंगे बाबू मेरा, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस को हमने क्या बोला, शुक्र वाहिनी, ठीक। चलिए वेरी गुड। अच्छा अब इस ग्लैंड को क्या बोला है ना, इस ग्लैंड को क्या बोला हमने, ग्रंथि को, ये है सेमाइनल वेसिकल, यानी इसको हम बोलते हैं शुक्राशय। शुक्राशय ये पहला ग्रंथि है, 3 ग्रंथि हैं। पहला सेमाइनल वेसिकल, ये भी एक जोड़ा है, कंफ्यूज मत करिएगा, 3 ग्रंथियां जरूर हैं लेकिन सेमाइनल वेसिकल एक जोड़ा है, काउपर ग्लैंड एक जोड़ा है, लेकिन ये जो अखरोट है, अरे लिखना मत अखरोट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये 2 है कि एक है, अभी ना बताया हूं। चले, ये कौन साहेब हैं, ये साहेब हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी इसको आप प्रोस्टेट ग्रंथि भी बोल लो या हिंदी में कहना है तो पूरस्थ ग्रंथि भी कह सकते हो आप, ठीक। वेरी गुड। इसको क्या बोला बाबू मेरा, इसको बोला हमने या तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या तो काउपर्स ग्लैंड, साइंटिस्ट के नाम से है ये काउपर ग्लैंड, काउपर ग्रंथि। गुड। चले, अब ये वाला पार्ट जो है ना बबुआ, ये वाला पार्ट कहलाता है पीनिस, पूरा पीनिस यानी सिस्न। ये क्या कहलाता है, सिस्न कहलाता है। और जहां आकर के ये आपको फूला हुआ दिख रहा है ना, इस भाग को हम बोलते हैं क्या, ग्लांस पीनिस, जो फूला हुआ भाग है, यानी इसको बोलते हैं सिस्न मुंड, ठीक। अच्छा, इसके ऊपर जो स्किन होता है, त्वचा होता है जो कि फोल्डेबल होता है, उसको हम स्किन की बात कर रहा हूं अब, उस स्किन को बोलते हैं प्रीप्यूस या फोर स्किन या प्रीप्यूस जो बोलो, इसको हिंदी में बोलते हैं सिस्नाग्र, है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। अब बेटा जी ग्रंथि कितने, 3। कौन कौन, शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि और काउपर ग्रंथि, 3 ग्रंथियां हो गए। इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे, आप चिंता ना करें। अब ये कौन महाशय हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है, जिसको हमने मूत्राशय बोला, ठीक है। अच्छा, ये जो अब देखना, अब यूरिन भी इसी रास्ते से आएगा, स्पर्म भी इसी रास्ते से आएगा, यानी मेल के केस में, नर के केस में, मानव नर के केस में मूत्र मार्ग और स्पर्म के आने का मार्ग एक ही होता है, जबकि मानव मादा में ये नहीं होता।
मानव मादा में यानी फीमेल में यूरिन का रास्ता अलग और मैथुनांग यानी वेजाइना का रास्ता अलग होता है। ये चीज़ याद रखना है ना। यानी जिस यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन आएगा यानी मूत्र आएगा, उसी रास्ते से स्पर्म यानी सीमेन भी आएगा, यानी वीर्य भी आएगा। वीर्य क्या है अभी बताता हूं आगे। ओके, तो एक बार स्पर्म का पाथवे का ट्रिक्स मैं दे दूं आपको। क्या देख, पहले कहां आया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, वेरी गुड। फिर कहां आया, एपिडिडाइमिस में आया, वेरी गुड। फिर कहां आया, वास डिफरेंस में, वेरी गुड। वास डिफरेंस के बाद कहां आ गया बेटा जी, वास डिफरेंस के बाद कहां आ गया आपका, ये देखिए सेमिनल वेसिकल। अरे भाई, जब यहाँ आया तो सेमिनल वेसिकल के भी तो स्राव मिले थे ना इसमें, इसलिए। फिर कहाँ आ गया, यूरेथ्रा में आ गया, है ना, यूरेथ्रा में आ गया। और यूरेथ्रा से होते हुए फिर कहाँ आ गया, पेनिस में आ गया। तो अगर आपको कोई पूछे, कोई क्यों पूछेगा, आपका एग्जाम ही पूछेगा कि स्पर्म का जो पाथवे है, मतलब रास्ता है, किस किस रास्ते से होके गुजरता है, तो उसके लिए जो आपको ट्रिक याद रखना है, एक कोल्ड ड्रिंक होता है, उस कोल्ड ड्रिंक का नाम है 7 अप। शायद आप लोग पिए होंगे 7 अप, है ना। ये आपको याद रखना है ट्रिक। क्यों, अब देखो, ये देखो एस मतलब क्या, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को आपने क्या बोला था, शुक्रजनक नलिका। तो सबसे पहले स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हुआ बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, शुक्रजनक नलिका में ना। अच्छा, उसके बाद ई, अब देखो कहाँ आ गया, एपिडिडाइमिस में आ गया, यानी अधिवृषण में आ गया। ये सब ट्रिक कोई नहीं देगा आपको, एपिडिडाइमिस में आ गया। नाउ अब स्पर्म गुजरते हुए वास डिफरेंस में आ गया, वास डिफरेंस में आ गया, जिसको आप शुक्रवाहिनी बोले कि नहीं बोले, अरे बोलो, आ गए ना। अच्छा, उसके बाद ये कहां आ गया, अब देखो सुनो मेरी बात, ये जो वास डिफरेंस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दोनों का जो ओपनिंग है ना बेटा, एक ही होता है, दोनों का कॉमन ओपनिंग होता है। और जैसे ही यहाँ स्पर्म आता है और ये अपना स्राव मिलाता है, तब वो स्पर्म नहीं, तब वो सीमेन कहलाएगा। सीमेन यानी वीर्य कब बोलते हैं, जब स्पर्म में तीनों ग्रंथियों के स्राव मिल जाते हैं ना, तब उसको स्पर्म नहीं, सीमेन यानी वीर्य कहते हैं। ये क्या स्राव करते हैं, ये तो अभी आगे बताऊंगा आपको, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, इस डक्ट को, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। मैं कहाँ लिख दूं, इधर लिख देता हूं। इसको क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी, ठीक है। यानी अब कहाँ आ गया, जो स्पर्म है इजैकुलेटरी डक्ट में आ गया, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद कहाँ आ गया बेटा, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा के बाद कहाँ, पेनिस में। तो इस ई का मतलब क्या हो गया, अब आपको पता है इजैकुलेटरी डक्ट में आ गया, इजैकुलेटरी डक्ट। कंफ्यूज नहीं हो ना, इजैकुलेटरी डक्ट किसको बोलेंगे बेटा मेरा, इजैकुलेटरी डक्ट यानी नलिका उसको बोलेंगे जिसमें इस वास डिफरेंस में एक और नलिका, किसका, सेमिनल वेसिकल का खुलता है, तो कॉमन ओपनिंग हो गया। मतलब इस वास डिफरेंस का भी ओपनिंग वही, दोनों जुड़ जाता है आकर के। तो जो नलिका आके जुड़ गया उसी को तो हमने स्खलन वाहिनी या इजैकुलेटरी डक्ट बोला। अच्छा, इस एन को नो, इसका मतलब कुछ नहीं। अब यू मतलब यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग, और पी पेनिस। देख रहे हो, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपका स्पर्म का रास्ता जाने का याद हो जाएगा, नहीं, ये बात है। तो चलिए बेटा, अब देखते हैं हम लोग इस तीनों ग्रंथियों की चर्चा करते हैं। कौन कौन, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड,
काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और फिर उसके बाद हम लोग पेनिस का स्ट्रक्चर नेक्स्ट में देखेंगे। आइए फटाफट देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, मेल एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी मतलब सहायक, नर जनन सहायक ग्रंथियां। कितने हो गए बेटा जी हमारे पास? 3। लिस्ट बना लेते हैं, डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहला कौन है बेटा हमारा? सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या बोला हमने इसको? शुक्राशय। ये क्या स्रावित करेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा, ये कितने हैं हमारे पास? 2 हैं, एक लेफ्ट था एक राइट था, तो 1 पेयर, एक जोड़ा, ये याद रखना है। चले, उसके बाद कौन ग्रंथि है? तीनों ग्रंथियां कुछ ना कुछ स्रावित करेगा। उसके बाद कौन था बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको हम पुरस्थ ग्रंथि बोले, पुरस्थ ग्रंथि बोले। ये कितने होते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, पेयर नहीं होता है, अखरोट के जैसा, डोनट शेप। थर्ड जो है हमारा वो है काउपर ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, या इसको एक और नाम से जानते हैं। कौन? बल्बो, क्योंकि बल्ब के जैसा स्ट्रक्चर है ना इसीलिए। यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यानी या तो हम इसको काउपर ग्रंथि बोल देंगे, या तो हम इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि बोलेंगे। आपको जो सुविधा हो आप याद रख सकते हैं। और ये कितने था बेटा? ये भी हमारे पास 1 पेयर था। तो जोड़ी प्रोस्टेट ग्लैंड 1 है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच।